नमस्कार, मैं हूं अनिल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नया लुक। जैसा कि आपको मालूम है कि नया लुक के प्लेटफॉर्म पर हम समसामयिक विषयों पर विशेष चर्चा लेकर आते हैं। आज भी कुछ ऐसी स्थिति हमारे सामने है। विशेष चर्चा किस चीज़ पर है ये हम आपको अभी बताते हैं। पहले हम परिचित करवा देते हैं आज हमारे स्टूडियो में पधारे अपने दो मेहमानों से। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में अपनी राय रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। और अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे अग्रज वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी जी। तो अब हम चर्चा की शुरुआत करें। पहले अपने दर्शकों को बता दें कि भाई आज की चर्चा हमारी किस विषय पर है, आखिर किस लिए हम लोग यहाँ आए, आपके बीच उपस्थित हुए हैं। एक अजीब सा चलन इस देश में चल निकला है। पता नहीं कैसी हवा चली कि हमको कुछ भी धार्मिक चश्मे से इतर देखने की जैसे आदत ही नहीं रही। जो कुछ भी परिदृश्य होता है उसे हम फौरन कुछ न कुछ ऐसा रूप रंग देने का प्रयास करते हैं कि उसमें धार्मिक एंगल फिट हो जाए। और उसी दृष्टिकोण से अब राजनीतिक एजेंडे भी सेट होने लगे जी। अभी हाल ही में आप सबको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लेकर आई। लव जिहाद आखिर है क्या? 2009 में पहली बार चर्चा इस शब्द की तब हुई जब केरल में एक मामला उठा और वो मामला कुछ ऐसा था कि जा पहुंचा हाई कोर्ट के दरवाजे तक। उसमें आरोप भी लगे और जो कह लीजिए सामाजिक संगठन उस समय केरल में काम कर रहे थे इस दिशा में, उन्होंने बाकायदा तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ अदालत को अवगत कराया कि इस तरीके के हजारों केस केरल में हो चुके हैं जिसमें मात्र धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से लड़कियों की शादियां करवा दी जाती हैं और मूल उद्देश्य, असली मकसद होता है उनका धर्म परिवर्तन करवाना। अब ये मामला हाई कोर्ट की चौखट पे जा पहुंचा। हाई कोर्ट ने केरल के उस समय के जो पुलिस महानिदेशक थे जैकब पुन्नोज साहब, उनको तलब किया कि भाई क्या है मैटर। जैकब पुन्नोज साहब ने हाई कोर्ट से कहा कि भाई हमने तो पूरी तहकीकात अपने प्रदेश में कर ली, हमने कहीं कुछ ऐसा पाया ही नहीं। कोई भी एक तथ्य ऐसा नहीं मिला जिसमें यह साबित होता हो कि धर्म परिवर्तन के लिए मात्र कोई शादी गैर मजहबी की गई हो। लेकिन हाई कोर्ट के जो समय के न्यायमूर्ति महोदय थे वहाँ केटी शंकरन साहब के सामने इतने तथ्य उपस्थित थे कि उन्होंने फटकार लगाई जैकब साहब को, पुन्नोज साहब को, और कहा कि आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जो अदालत के सामने तस्वीर पेश की गई है उसके आधार पर यह साबित होता है कि कम से कम 2077 ऐसे मामले हैं। उस तारीख की बात कर रहा हूं 2009 में जिसमें लव जिहाद सिद्ध होता है। वहां से रजिस्टर्ड केसेस वहां से ये पहली बार सर मामला उठा। मामले ने तूल कब पकड़ा? अभी ताज़ा तूल पकड़ा पिछले 8 अक्टूबर को, जब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, बल्कि 2014 के भी फैसले का और 2017 केरल हाई कोर्ट के फैसले का उन्होंने हवाला दिया कि केवल शादी करने के मकसद से कराया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और ऐसी शादियां अवैध घोषित की जाएंगी। तब इस मामले ने नया तूल पकड़ लिया और इसी परिदृश्य में ये आपको हमने इसलिए बताया कि कम से कम आपको कुछ जानकारी हो जाए कि आखिर योगी सरकार क्यों लाई ये कानून। अब ये कानून इसी परिप्रेक्ष्य में आया है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर साहब हम आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जी, और पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते, विशेषज्ञ होने के नाते आप राजनैतिक परिदृश्य में इस लव जिहाद की थ्योरी को कैसे देखते हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं? अगर आप इसका मुझे राजनीतिक परिदृश्य पूछना चाहते हैं जी, तो मैं उसके पहले थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, इस ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा आपका कि चूँकि आपने हाई कोर्ट का हवाला दिया लेकिन बहुत बारीकी से आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे नहीं। मैं आपको पहुंचाना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी केरल के केस में जिसका आपने जिक्र किया है, लास्ट में जा करके उस महिला से पूछा तो उसने कहा कि मैंने वॉलंटरी ये काम किया है।
अच्छा, अभी जिस हाई कोर्ट के फैसले का आपने जिक्र किया, ठीक है। उसी में हाई कोर्ट इलाहाबाद का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम हिंदू और मुसलमान के रूप में कपल्स को नहीं देखते। ठीक है। हमारे लिए ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति की आज़ादी से मतलब है। अब हम थोड़ा सा आपको ले चले सन 1977 में, ठीक है, जब मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लेकर के एक बहुत अच्छा कानून बनाया, जिसको लेके वहाँ के ईसाई पादरियों ने जा करके, जिसको स्टैनिस्लास केस जिसको बोलते हैं, वह मामला वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है। और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कन्वर्जन को हम कतई बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आप चाहे जिस भी पवित्र उद्देश्य को सामने रखते हैं, लेकिन अगर उसमें अल्योरमेंट है, फोर्स है, फ्रॉड है, इंड्यूसमेंट, जिसकी बात उड़ीसा करता है, तो हम इसको गैर कानूनी मानते हैं। तो हमारा संविधान, चूंकि हम गणतंत्र हैं, और हमारा संविधान ये नहीं कि हम केवल सेकुलर हैं, जब वो शब्द नहीं था तो भी हम सेकुलर थे, क्योंकि गणतंत्र का मूल रूप होता है कि जो शक्ति है वह जनता के भीतर निहित होती है। जिस वक्त आपने धार्मिक अथॉरिटीज को स्वीकार कर लिया, अच्छा तो लगता है कहने में बहुत, लेकिन आप दुनिया के जितने धार्मिक देश हैं जो थियोक्रेटिक है उनको देख लीजिए, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उनको देख लीजिए। भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो कि उसका एक बेसिक फीचर भी है। तो स्पष्ट रूप से हमारे लिए धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, जो दुनिया में भी है। ठीक है। ऐसी स्थिति में हमारा संविधान सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस पर हैं, हाई कोर्ट के फैसले ऐसे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति विवाह के नाम पर, चाहे किसी भी के नाम पर, धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है तो अवैध अपने आप ही है। सिद्ध करना होगा आपको कि यह गलत हुआ है। ठीक है। मैं जिस तरफ आपने जो पॉलिटिकल एंगल पूछा, अब मैं उस पर 20 सेकंड में अपनी बात कहूंगा कि पॉलिटिक्स में जब कभी भी हम किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट जब कर देते हैं, जब वो चुन के आ जाती है, तो उससे उम्मीद करते हैं कि वो विकास की बात करेगी, वह रोजगार की बात करेगी, जो हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी बात करेगी। अगर केंद्र सरकार है तो वो बात करेगी साउथ ईस्ट एशिया में हमारी स्थिति क्या है, चाइना के चैलेंज के बारे में बात करेगी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था की बात करेगी। ये पोलराइजेशन का जो है, मैं स्पष्ट मानता हूं कि ये जो लव जिहाद की बात है, वो बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पूर्णतया पोलराइजेशन का एक पार्ट है। दैट्स ऑल। आपके मुताबिक ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। वैसे मैं आपको डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दूं, आपने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले में उसी जज ने ये फैसला सुनाते हुए ही पहली बार एसआईटी को आदेश दिया था। ये आपको ज्ञात होगा कि उसी जज ने कहा था कि एसआईटी इसकी बाकायदा इसके जितने केसेस चल रहे हैं सबकी जांच करे, उसके बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस मसले ने तूल पकड़ा। खैर, आपने इसको राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति करार दिया है। भाई संजय जी, अब ये बताइए कि भाई डॉक्टर साहब के मुताबिक तो सामाजिक समीकरण में कहीं इसका कोई मामला बनता ही नहीं है। ये तो सीधे सीधे केवल और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण करने की राजनीति भाजपा कर रही है। उसके मुताबिक ये नए नए मुद्दे शगुफे, और कहाँ चाइना और कहाँ साउथ एशिया, ये सब छोड़ करके इस पर जुटी हुई है। देखिए, चाइना, साउथ एशिया या अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों का जो की चिंता करने का जो कार्य है जी, वो केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार कर रही होगी। ठीक, मैं नहीं जानता कि वो कितना कर रही है, कितना नहीं कर रही है, ना उस पर कोई टिप्पणी करना है। जी। मुद्दा आपने लिया आज लव जिहाद का, जी, और 2009 से आपने स्वयं इसका एक इतिहास प्रस्तुत किया है। डॉक्टर साहब ने बहुत सलीके से जो बातें कहीं, मध्य प्रदेश वाली जो घटना बताई और सुप्रीम कोर्ट की जो बात बताई, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ, हम अपने जिस संविधान के तहत चल रहे हैं, ये संविधान अभी 26 नवंबर 1950 को हमने अंगीकार किया, ठीक, और 26 जनवरी से लागू हुआ। ठीक। पहली बार भारत में इस साल पता चला कि 26 नवंबर को हमने संविधान अंगीकार किया था। इससे पहले क्या पता था आपको? बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था। डॉक्टर साहब, आपको पता होगा, जनता को नहीं पता था। जी, देखिए, बात जब कानून की किताबों से निकल के समाज में जाए, ठीक, और समाज पर उसका असर पड़े, जी, तो फिर समाज को सोचना पड़ता है। और जब समाज सोचने लगता है तो सरकार की बाध्यता होती है कि समाज के चिंता को, समाज के दुख को, समाज की पीड़ा को वो सोचे। ठीक। वर्ष 2009 से लेकर जी, आज 2020 तक जी, 11 वर्ष बीत गए। ठीक। लगभग 22,000 हिंदू लड़कियों का पता नहीं है वो कहाँ गई। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ। 22,000 हमारी लड़कियां, मैं बता रहा हूँ कहाँ गई। वो पाकिस्तान में गई, वो आतंकवादी कैंपों में गई, उनके एक एक अंग का सौदा हुआ।
ये कहानी कितनी खतरनाक है, इस पर हमें सोचना चाहिए। आपने कहा था शुरू में कि ये मामला धार्मिक नहीं है। धर्म एक है। धर्म होता है, भाई का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है, ये धर्म होता है। समाज का धर्म होता है, सेवक का धर्म होता है, शिक्षक का धर्म होता है, शिष्य का धर्म होता है। ये बात जो है ये सांप्रदायिकता की है, ये पांथिक है। ठीक है। और इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक पंथ है। हम जिस धर्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ धर्म सिर्फ जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है, और हम धारण करते हैं मनुष्यता। हमारे यहाँ मतलब अगर इस्लाम और ईसाइयत नहीं पैदा हुए थे, आज से करीब 1400 साल पहले इस्लाम और 2000 साल पहले ईसाइयत नहीं पैदा हुए थे, तो क्या दुनिया नहीं थी? क्या दुनिया में लोग नहीं रहते थे? क्या दुनिया का इतिहास नहीं था? हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई कि हम जब आज़ाद हुए तो अंग्रेजों से, तो आज़ाद होने के बाद सबसे पहले हमें अपने को विजयी होने का एक गौरव हासिल करना था। वो हमने किया नहीं। हम उन्हीं पद चिन्हों पर चलते रहे जो लंदन हमको दे गया था, नहीं जो दे गया था। ठीक। हम कॉमनवेल्थ के वैसे ही मेंबर बने रहे। कॉमनवेल्थ का मतलब सीधे गुलामों की टोली और कुछ नहीं। धीरे धीरे हम किसी एक व्यक्ति को इसके लिए दोषी भी नहीं मानते हैं, क्योंकि परिस्थितियां होती हैं। आज हमारा घर टूटा है, तो जब घर की ज़मीन और ये सारा हम कहीं से मुक्त कराएंगे तो सबसे पहले दीवार खड़ा करेंगे, नींव बनाएंगे, छत डालेंगे, फिर रंग रोगन करेंगे, फिर अच्छा करेंगे। वो करते करते आज 70 वर्षों के बाद हम इस अवस्था में पहुँचे हैं कि हम अपनी चीज़ों को जरा एक एक कोना देख के देखें कि कहाँ क्या हो रहा है। जी। लव जिहाद का जो इशू है, जो ये मुद्दा है, ये इतना सामान्य मुद्दा नहीं है जितना डॉक्टर साहब ने बड़े आसानी से बता दिया। ये मुद्दा तो अब भारत के घर घर में घुसा हुआ है। हर घर में बेटियां हैं। और एक बात मैं बता दूं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की अपेक्षा जो सो कॉल्ड हिंदू जिनको आप कहते हैं, मैं उसको सनातन कहता हूं, हम हिंदू लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा स्वतंत्र करने के मूड में रहते हैं। किसी मुसलमान व्यक्ति को उसकी बेटी के साथ जबकि उनके यहाँ रिश्ते दूसरे ढंग के होते हैं, लेकिन उनकी बेटी कभी नंगी नहीं मिलेगी आपको। अधनंगी बेटी मुसलमानों के यहाँ नहीं मिलती, जबकि सारे उस तरह के जितने कार्य होते हैं सब उनके यहाँ होते हैं। लेकिन हम तो अपने बारातों में, अपनी शादियों में, अपनी पार्टियों में बेटियों को नचाने से लेके और अधनंगा बनाने तक, बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूँ, हमने स्वीकार कर लिया है। हम इसको कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं, हम बहुत मॉडर्न लोग हैं। उसका परिणाम कि समाज में हमारी लड़की जाती है, वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बाजार जाती है, उस पर सबकी निगाहें पड़ती हैं। ठीक। डॉक्टर साहब को ये भी बताना चाहिए कि जितनी मुस्लिम शादियां हुई हैं उनमें से लगभग 72-73% पुरुष जो रहे हैं उन्होंने हिंदू नाम बदल के उन लड़कियों को अपने आगोश में लिया, और बाद में लड़की को पता चला है कि ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और कोई एक उदाहरण मुझे डॉक्टर साहब नहीं बता पाएंगे कि कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान परिवार में गई और उसने हिंदुत्व के तरीके से अपना जीवन जिया हो। लेकिन अगर गलती से कोई मुसलमान बेटी किसी हिंदू के घर में आ गई है तो पूरी तौर पर मुस्लिम होकर ही रहती है, वो कभी हिंदू बनी नहीं। किसी भी ऐसी फातिमा को हमने आज तक सीमा बनते नहीं देखा है। लेकिन हमारी लड़कियां तो जाती हैं और वो कन्वर्ट भी हो जाती हैं। 2-4 साल बाद उनका जो इस्तेमाल होता है, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इस पर कहीं तो विराम लगना था, किसी को पहल तो करनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पर चिंतन होना चाहिए, बहस होना चाहिए, इसमें किसी सुधार की गुंजाइश है तो वो करना चाहिए। क्योंकि केवल चीज़ों को एक पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में न देख के उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि हमारे समाज के लिए यह क्या हितकर है, क्या अहितकर है। इसको मानवीयता के पक्ष से देखना चाहिए, और उसमें अगर कहीं गुंजाइश लगती है तो उस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, सरकारों से उस पर बात की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब खुद कह रहे थे कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो जहाँ भी किसी को लगता है कि इसमें कोई ज्यादा, जैसे किसानों के साथ लगा कि ज्यादती हो रही है तो वो आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे हैं। तो इसमें भी अगर लगता है कि लव जिहाद के कानून के नाम पे कोई ज्यादती हुई तो इसके विपक्ष में जिन लोगों के पास जो तर्क हैं उनको लेकर सरकार से बात करनी चाहिए कि भाई आप लड़के लड़कियों के ऊपर आप ये बंदिश क्यों लगा रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए। संजय भैया, यहाँ पे बात ये आती है, देखिए डॉक्टर साहब ने तो स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये केवल ध्रुवीकरण की राजनीति का परिणाम। नहीं, ये मुद्दा तो है आपके मुताबिक आपने कहा नहीं, ये सामाजिक संस्कारों से सरोकार है। जी जी, इस मुद्दे का बिल्कुल। हम इन दोनों ही बातों के परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे को नहीं देखते। ठीक बात। हम
इसको सिर्फ और सिर्फ आज की तात्कालिक स्थिति में जो हम शुरुआत में हमने आपसे कहा उस पर एक अलग से बहस हो सकती है कि धर्म और पंथ में कहाँ क्या, वो अपनी जगह। फिलहाल एक सामान्य अर्थ में जो हम लेते हैं बातों को, तो हमने उस परिप्रेक्ष्य में अपनी टिप्पणी की थी और मैं अभी भी उस पर अपनी टिप्पणी पर कायम हूँ कि आज की तारीख में हो क्या रहा है कि हम कुछ भी अब आज की घटना ले लीजिए डॉक्टर साहब, योगी जी की सभा होती है आपके हैदराबाद में, कल हुई थी, कल, ठीक है, उनकी आज सभा स्टेटमेंट उसका प्रत्युत्तर आज आया। हाँ ओवैसी साहब ने आज कुछ हाँ, कहा। अब वो कल की सभा का प्रत्युत्तर आज ओवैसी साहब देते हैं और क्या देते हैं भाई, योगी जी हैं, योगी जी आप जानते हैं कि भाई अपने हिंदुत्व के रथ पर सवार हैं, सबसे पहले उन्होंने और कुछ नहीं उचित समझा, बाकी आपके मुताबिक जो चीज़ें उस तरफ उनका ध्यान जाए ना जाए कि हिंदू में संस्कारों की कमी कहाँ हो रही है, रास कहाँ हो रहा है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। वो नाम बदलने में विश्वास उनका है कि वो पहले सबसे पहले चाहते हैं कि हम नाम बदल दें, वो वही हिसाब किताब की सलमा से सीमा बना दें तो वो कलमा छोड़ करके आरती करने लगेगी। ये उनका कंसेप्ट हमें दिखाई पड़ता है। बहरहाल उन्होंने कल हैदराबाद में एक संभाषण देते हुए कहा क्या कि भाई हम अगर यहाँ नगर निगम में हम, पहली चीज़ तो ये डॉक्टर साहब देखने की है कि वाकई एक नगर पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में भाजपा का अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री ये सब जुट जाते हैं। ये सीखने और देखने की बात है। और बाद में आरोप लोग लगाने लगते हैं कि ईवीएम हैक हुई। अरे वो मेहनत कहाँ जाके कर रहे हैं, किसने, मुझे कुछ बोलिए जी, बिल्कुल मुझे भी कुछ अब कहना है ना। उसमें उन्होंने कहा क्या कि हम अगर यहाँ आते हैं नगर निकाय में तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा, जो उसका मूल नाम था जी। आज ओवैसी साहब क्या कहते हैं कि योगी के बाप में भी ये हिम्मत नहीं है कि हैदराबाद का नाम बदल सकें। शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा। अब जब इस तरीके की बातें होंगी तो क्यों ना माना जाए कि ये केवल और केवल धार्मिक चश्मे से, वो अपने चश्मे से देख रहे हैं, ये अपने चश्मे से देख रहे हैं। एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा जी, आपकी बात से आगे बढ़ाना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो आपने जो कहा मैं वैसी तक आ रहा हूँ कि हमारी लड़कियाँ क्या वैसे पहनती हैं, वैसे पहनती। पहली बात, आप और हम किसी लड़की की चॉइस को डिटरमिन करने वाले कोई नहीं। पहली चीज़, इस मानसिकता से जो कि सामंतवादी मानसिकता है कि आप स्त्री और पुरुष को किस रूप में देखते हैं। दूसरी बात, बिल्कुल ओवैसी वही बोल रहा है जो उसे चाहा जा रहा है। ये जो मैंने कहा कि पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, सुनिए, लेट मी कंप्लीट, डोंट इंटरफियर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि लोग सीखें कि गृह मंत्री वहां जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को अपना काम करना चाहिए। इस देश में अर्थव्यवस्था -23 पर जीडीपी है आज की डेट में। हमारे देश की कानून व्यवस्था पर उनको ध्यान देनी चाहिए। किसान हमारा मर रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और आप जाकर के वहां पर अपनी जो राजनीतिक एजेंडा ला रहे हैं उसका पूरा हक आपको है, मैं उससे कोई नहीं रोक सकता हूं आपको। लेकिन अगर इसे आप उदाहरण बना रहे हैं तो मैं इससे इस बात को आपका ध्यान देना चाहूंगा कि जनता सरकार चुनती है इसलिए नहीं कि आप गृह मंत्री का ओहदा लेकर के चुनाव प्रचार करिए, बल्कि गृह मंत्री का ओहदा लेकर, मुख्यमंत्री का ओहदा लेकर जिस संविधान की आपने शपथ खाई है, उन किसानों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन जवानों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए 45 साल में, लेट मी कंप्लीट, 45 साल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। इस पर चर्चा इस देश में नहीं हो रही है, लव जिहाद पर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लव जिहाद एक ऐसी चीज है जिसकी व्याख्या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और लोगों को भरमा सकते हैं। लेकिन 45 साल का आंकड़ा जब हम आपसे पूछेंगे कि क्या वजह है, कि रही बात कॉमनवेल्थ की भी बात आपने कहा, मैं उस पर भी एक सब जल्दी से 30 सेकंड में बोलना चाहूंगा। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं, 7 साल बीतने को है, क्यों नहीं छोड़ दिया कॉमनवेल्थ? क्या कोई ऐसी बाध्यता है? क्या हमारे संविधान में इस तरह की कोई बाध्यता? कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा, जब ऑब्जेक्शन किया गया, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि क्यों कॉमनवेल्थ में आप जाना चाहते हैं, तो कहते हैं इट इज एन एसोसिएशन ऑफ फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। यह हमने स्वेच्छा से ज्वाइन किया और उस स्वेच्छा से छोड़ने के लिए तैयार। तो इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि एक होम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड टू सर्व द पीपल। इसलिए देखिए चुनाव प्रचार करते हैं। डॉक्टर साहब ये आप इसको अन्यथा न लीजिएगा। आप जिस लीग पर चल रहे हैं, आपके जो भी उद्धरण हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाते हुए दिखाई पड़ते हैं। विचारधारा से नहीं, बल्कि कोई भी बात अगर कोई सही कही जाए, जैसे डॉक्टर साहब कोई बात कह रहे हैं तो वो किसी विचारधारा से मिल सकती है, लेकिन हम कोई विचारधारा लेके नहीं आए। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस समय कहाँ थी ये सारी चीजें जब मनमोहन सिंह जी ने इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बता दिया था? तो कहाँ थी ये सारी बातें?
ये सारे तो क्या आदर्श, हो गया? सारे उदाहरण, ये जो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी का मूल चरित्र है जी, और जो और खासकर आप जानते हैं कि सरकार जब चुनी जाती है तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे चलती है, ठीक है कि भाई जो जीत के जाते आता है, लेकिन एक बार जब कोई भी सरकार चुन ली जाती है तो सबकी होती है वो। और सरकार का यह परम धर्म है जिसको हम राजधर्म कहते हैं कि वो सभी के लिए काम करे और उसके वो आश्वस्त करे कि हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में अगर वह बात कहे उसकी आलोचना भी बड़ी अच्छी मैं बात, उसको डिफेंड भी नहीं मैं। बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण पेश किया था कि वो सबके प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए पहला हक संसाधन पर सुनिए, मुसलमानों वही मैं का कह है। रहा हूं कि ये छोटे इससे अच्छा जिस उदाहरण तरह क्या हो से- सकता है? जिस तरह से आप जानते हैं समान निगाह रखने आपका का। कहना, आपका आरोप लगाना बिल्कुल सही है, मैं उसकी आपकी नहीं, भावना आरोप से नहीं, समझ हूं। ये तथ्य रख रहा हूं। तथ्य नहीं, आपने जो बात किया वो एक स्टेटमेंट है। क्या आप अपने किसी आंकड़े से दिखा सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने उस कथन के बाद 2009 के बाद से कितने संसाधन मुसलमानों या ईसाइयों को सौंपे या बौद्धों को सौंपे? अरे सर, लंबी फेहरिस्त है। कोई फेहरिस्त आपके पास नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल। ना कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये बाकायदा प्रामाणिक तथ्य हैं। अब वो तो दिखाई पड़ जाएंगी चीजें। अरे भाई, अभी आपको संजय तिवारी जी ने जो चीजें रखी, जो बातें आपके सामने जी, रखी, जी। उसमें आंकड़े के साथ बात बताई गई है कि इतने इतने ये आंकड़े हैं कि इतने इतने विवाह इस तरीके के हुए हैं। आज की तारीख में 11,000 से अधिक मामले हमारी अदालतों में पेंडिंग हैं जी। इस लव जिहाद को लेकर के। 11,000, ये संख्या छोटी नहीं है। जी। 11,000 से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें है पक्ष क्या है। अच्छा, और कौन से ऐसे कारण है कि ये सारी स्थितियां केवल यही होती हैं कि सब में 99% में लड़की हिंदू होती है, लड़की लड़का हिंदू ही मुसलमान। होनी चाहिए। या मैं तो कह कहीं रहा हूं- क्यों नहीं ऐसा होता है भाई? मैं कह तो रहा हूं कि आप इसके चश्मे से इसे मत देखिए। मैं अच्छा। जहां कहीं भी मैं जो कहना चाहता हूं सुन लीजिए बस। जी, जी। कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी ऐसी रिपोर्टिंग होती हो, जी। केरल में माँ बाप सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारी लड़की को बेवकूफ बनाएगा, इसमें भी हाई कोर्ट में माँ बाप गए, लेकिन लड़की ने साफ कहा कि ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद जो जांच टीम रही, SIT जिसका आपने जिक्र किया है ना, जी, जी। उसने ये रिपोर्ट अगर दिया होता कि इस लड़की को जबरदस्ती करके, अरे सर, SIT ने उसी मामले में केवल 4,983 मामलों का उल्लेख किया है। उल्लेख करना एक बात है, उनकी सत्यता प्रमाणित करना दूसरी बात है। उल्लेख कर देने से कुछ नहीं होता। भाग्यनगर पे बात कोर्ट कर रहे थे। जी जी, आ गए थे इस समय हम भाई। डॉक्टर साहब ने चूंकि रुख उधर मोड़ा, फिलहाल भाग्यनगर की बात पे आते हैं। जैसा जी, कि हमने डॉक्टर कहा कि साहब, ये जी। आज का ही मामला कि आज ये स्टेटमेंट दिया जाना, अब किस दिशा में हम जा रहे हैं? देखिए, देश, मैंने पहले भी कहा कि देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए जी। और भारत के नागरिक या भारत के राजनेता या समग्र भारत अभी तक विजेता भाव में नहीं आया। जबकि 500 सेना लेकर, 500 डाकू लेकर, 500 गुंडे लेकर अफगानिस्तान से या पश्चिम के किसी छोटे से कबीले से घोड़े पर सवार कुछ लोग आते थे और हमारे यहाँ लूटपाट मचाते थे, राज्यों पर कब्जा करते थे, नालंदा जलाते थे। नालंदा विश्वविख्यात जगह। जी, जी। 70 वर्षों में हमने नालंदा रेलवे स्टेशन का नाम बख्तियारपुर से नालंदा नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। इसलिए शर्म आनी चाहिए कि वो बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, और आप ही इतिहास में पढ़ते पढ़ाते हैं कि 13 महीनों तक वो लाइब्रेरी जलती रही। उस लुटेरे के नाम पर वो स्टेशन आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और हम गर्व कर रहे हैं। हमको नालंदा जाना है तो हम बख्तियारपुर उतरेंगे। भाई कैसे ना हो? देखिए, मैं कह रहा हूं कि 70 वर्षों में हम विजेता के भाव में नहीं आए। हैदराबाद कब से हैदराबाद बना है, उसके इतिहास पे जाइए। हैदराबाद कितने साल हुए हैदराबाद को हैदराबाद बने? हैदर अली से पहले हैदराबाद था क्या? और आज जब हम आज़ाद हो गए, हम भारतीय हो गए, तो हम अपने भारत के पुराने नामों को लेकर के आ रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हम हैदराबाद को फिर भाग्यनगर करेंगे, इसमें बुराई क्या है? इसमें कौन सी राजनीति हो गई भाई? हैदर अली को मरे बहुत दिन हो गए और हैदर अली के बाद से अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद से 70 साल बीत गए। अब अगर होश भी आ रहा और एक उत्तर प्रदेश से आदमी जाके कह रहा है कि हम हैदराबाद अगर जीत के आते हैं तो हैदराबाद को भाग्यनगर फिर बनाएंगे, इसमें बुराई क्या है? नहीं संजय जी, बुराई कोई नहीं है। देखिए, मर्म की बात यहाँ मालूम क्या है? मर्म की बात यहाँ आपने बिल्कुल निश्चित कहा कि जो गौरव बोध जो होना चाहिए था देश में, जी, वो हम नाकाम रहे 70 साल में। इसको राजनीति के चश्मे से मत देखिए, कम से कम आत्मगौरव के चश्मे से तो देखिए। यही तो दिक्कत है कि जब हम कहते हैं, आज क्या सबसे बड़ी समस्या मालूम कहाँ पर है कि हम क्या कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा
कि हम हैदराबाद का नाम बदल करके भाग्यनगर कर देंगे। और अगला आदमी वहां से चिल्ला रहा है कि उनके बाप की हैसियत हाँ, नहीं है, कोई वो नहीं। हैदराबाद का नाम बदल दे। अब ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर के मामले में कहा जा रहा था कि कश्मीर से 370 हटेगा तो यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं। हाँ। 370 हट गया भाई साहब, झंडा उठाने वाले भी मिल गए, बल्कि वो उनका पता नहीं है जिन्होंने झंडा उठाने वालों का जिक्र किया था। जी जी नहीं, ये देश बदल रहा है। जी, बहुत अच्छी बात। हम ठीक संजय है? जी, हम भारत को भारत बनने देना चाहिए हमें। हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे संजय जी, हैं, हम लोग भारतीय हैं। बिल्कुल। और भारत को, भारत अगर बन रहा है, भारत बनने की ओर जा रहा है, तो जो भी कर रहा हो, जी। वो राहुल गांधी जी भी कर रहे होंगे, वो ओवैसी भी करेंगे कि हम देखिए ओवैसी की एक मामले में मैंने तारीफ की थी बहुत पहले, पाकिस्तान गए थे वो, और पाकिस्तान में किसी ने उनसे भारत विरोधी कोई बात की थी, उसी ओवैसी की बात मैं कर रहा हूँ, और ओवैसी ने वहाँ चिल्ला कर कहा था कि हम वहाँ अंदर लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, तुम्हारी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि हमारे भारत पे कोई उंगली अच्छी उठाए। बात, बहुत अच्छी ठीक है, ये भाव अगर आज आपकी भी अनुमति होना हो तो मैं बोलना चाहिए। चाहूँ। ओवैसी अगर इस भाषा का इस्तेमाल किए हैं तो ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारत आज वहीं खड़ा है जहां 1920 में खड़ा था। संजय भैया, सबसे बड़ी दिक्कत मर्म की बात मालूम क्या है कि नैरेटिव अब ये सेट हो गया है कि हम नाम बदल रहे हैं। कोई ये नहीं जानना चाहता कि ये नाम बदल नहीं रहे हैं, बल्कि मूल नाम वापस कर रहे हैं। उस दिशा में कहीं कोई जाता ही नहीं है कि आखिर ये जरूरत आज क्यों पड़ रही है। नाम तो तब बदला गया था, चाहे वो प्रयागराज हो, इलाहाबाद किया गया रहा हो, चाहे ये भाग्यनगर से हैदराबाद किया गया हो। ओरिजिनली तो आपको भी ये पता है, हमको भी पता है, इतना तो इतिहास कम से कम हम लोगों ने अपने देश का पढ़ा है कि वास्तविक तो इनके नाम वो थे जो अब दिए जा रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है राजनीतिक चश्मे की कि अब श्रेय लेने की होड़ है कि आपने ये कर दिया था, हम ये कर दे रहे हैं। ये श्रेय लेने की होड़ कहीं ना कहीं हमको गलत दिशा में ले जा रही है। वो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कुछ प्रयास दिखता है। आप डॉक्टर साहब कुछ खास कहना चाह रहे हैं? मैं इसे कहना चाहता हूं कि पहली चीज़ तो है कि ओवैसी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि कोई सभ्य व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, चाहे वो इस पक्ष से आए चाहे उस पक्ष से आए, वह बिल्कुल ही निंदनीय है, उसे कुछ कहा ही नहीं जाता। दूसरी बात, एक संवैधानिक चुनी हुई सरकार को नाम बदलने का नहीं, प्रदेश को बदलने का, प्रदेश का नाम बदलने का, बाउंड्री चेंज करने का पूरा अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए योगी जी का ये कहना कि हम चुन के आते हैं तो हम बदलेंगे, अच्छी बात है, वो कर सकते हैं। मैं उसके पीछे के मर्म को, जिस मर्म की बात आप कर रहे हैं, वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ओवैसी बिल्कुल स्क्रिप्टेड लाइन पर बहस कर रहे हैं। वो बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, तुम ये बोलोगे, हम ये बोलेंगे, यही जो चल रहा है। इसकी तरफ जनता को, तिवारी जी, मैं बस सिर्फ 2 सेकंड में लेना चाहूंगा। मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। जरूर, मैं स्वागत करूंगा। देखिए हम और एक चीज जरा, बस एक चीज और कह लेंगे, मैं पूरी ध्यान से सुनूंगा, मैं सुनूंगा क्योंकि मैं श्रोता भी हूं और आपका बहुत आदर है और बहुत अच्छा आर्गुमेंट आप कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि इस चीज को देखिए, हम बहस में लोकतंत्र के माध्यम से मर्म तक पहुंचे, ये इंटेलेक्चुअल की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जनता के पास समय नहीं है, पढ़ाई नहीं उतनी है। ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि इस द्वंद्व में करने वाले दोनों बाद में एक हों, भीतर से एक हों, और बाहर हम और जो आम जनता है वो आपस में लड़े। मैं ये नहीं करूं कि ऐसा है। मैं डॉक्टर साहब आप ही के बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा पहले भी जी कि हम जहां 1920 में खड़े थे, जी वहीं 2020 में खड़े। ठीक जी, कोई आंकड़ा? जी 1920 में जी मुस्लिम लीग की ताकत जी लगभग उतनी ही थी जितनी अभी अभी हाल में ओवैसी ने गेन किया है। जी, ठीक इसी तरह की नूरा कुश्ती कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी कर रही थी। जी जी, ठीक है जी 100 साल हो गए। जी, भारत बटा ऐसा नहीं था कि जिन्ना साहब नेहरू जी के दुश्मन थे जी, और उस समय के लगभग 90% नेता वही कर रहे थे जो आज हो रहा है। सिर्फ एक आदमी सबसे बड़ा विरोधी था जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय जी। और मदन मोहन मालवीय इतने आहत हुए 1920 से लेकर 1946 तक कि 26 अक्टूबर 1946 को उनको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन कर दिया था। डायरेक्ट एक्शन मतलब कि जहां भी हिंदू हैं उनको भगाओ, मुसलमान वहां कब्जा करो। ठीक, नोआखाली के दंगे हुए। हम अभी 2020 में हैं, कहीं 2046 हमारे साथ दोहराया ना जाए। जी डॉक्टर साहब चाहे किसी दल का कोई हो,
विचारधारा आपकी अलग हो मैं सकती थोड़ा है। सा नहीं, मैं बोल जी जी इस समय सभी को इस सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है कि अब हम 2046 तो नहीं होने देंगे। जी जी 1920 से 2020 हो गया, लेकिन 2046 हम 1946 जैसे नहीं होने देंगे। क्योंकि एक बात बड़ी साफ है, 22 करोड़ मुसलमान इस देश में रहता है, हम भी हैं। हम 22 करोड़ को निकाल के बाहर नहीं कर सकते, कोई नहीं करेगा, किसी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है, कोई चाहेगा भी नहीं। लेकिन मुसलमानों को भी भारतीय बन के रहना चाहिए। जी मुसलमान जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, अभी किसान आंदोलन में हमने देखा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये हर राजनीतिक दल को इसका विरोध करना चाहिए। आप आंदोलन करो, आप सरकार को घेरो, आप सरकार से जो चाहते हो लो, ये लोकतंत्र में तुम्हारा अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि हम खाएंगे भारत का, गाएंगे पाकिस्तान का। वो भी तलवारों के साथ। ये नहीं चलना चाहिए। ये नारे तलवारों के ये साथ नहीं वहाँ चलना लगाए चाहिए। गए। खास तौर से हम पढ़े लिखे लोग जब इस पर वैचारिकता में आते हैं, हम लोगों को यहाँ तो एक होना चाहिए कि हम इसका विरोध करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। अब मैं विजेता भाव पे कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। आप अब अंतिम टिप्पणी हम डॉक्टर साहब आपकी चाहेंगे, क्योंकि देखिए चर्चा तो ये ऐसी हाँ, विषय बिल्कुल, ऐसा ये है बहुत लंबा इसमें चल हम लोग सकता है। घंटों चर्चा कर हाँ, सकते जी, हैं, जी। किंतु समय की बाध्यता होती है हमारे साथ, तो हमें समय के अनुसार ही संचालित करना है अपने आप को। पहली चीज तो ये है कि 1920 से लेकर 1947 के बीच में भारत का फ्रीडम स्ट्रगल लड़ कौन रहा था, यह हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेट मी कंप्लीट। भाई, मैं कहना साहब। क्या चाह रहा हूं, सुन लीजिए। आप भारत की उस महान आंदोलन को किस तरह से डिसोन करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। दूसरा, फियर फैक्टर से देश की राजनीति नहीं चलेगी। आप मुझे कहने दीजिए, आप जी, स्वतंत्र हैं आप कहने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप लेकिन कहिए। देश में भय का माहौल पैदा करके पाकिस्तान की गाते हैं, यहां की खाते हैं, ये सब बातें जो है पुरानी हो चुकी। अब शासन के लिए रोजगार की बात करिए, अब शासन के लिए आर्थिक विकास की बात करिए। इस पर देश नहीं चलता है दुनिया में। आज की डेट में चाइना ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा हमारी जमीन। विजेता भाव कहां चला गया कि चाइना का आप नाम लेने की हिम्मत नहीं है। चाइना ने किसके रिजिम में कब्जा किया सर? आपके सर आप प्रोफेसर हैं। जी, जी, जी। आपको तथ्यों पे बात कर रहा हूं मैं, तथ्यों पर। चाइना ने किसके समय में जमीन कब्जा किया वो बताइए। गलवान की घटना किसके रिजिम में घटी है? गलवान छोड़िए सर, गलवान आज नहीं हो रहा है। गलवान आज ही हो रहा है। आज नहीं हो रहा है सर। गलवान 32,000 वर्ग किलोमीटर जमीन किसने दी? 1200 वर्ग किलोमीटर। सर 32,000 वर्ग किलोमीटर। मैं 32,000 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। आज की बात करिए, मोदी किसके लिए चुने गए? सर मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, नहीं, ये गलत आप दोनों लोग गलत आरोप नहीं। आप क्यों नहीं आरोप? आप ये गलवान दोनों की बात करिए। सुने, ना, ना, सुने, मुद्दे आप पे बात तथ्य पे बात मैं करिए। fear factor की बात नहीं, कर रहा ये हूं। रियल फैक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब आप भी रुकें। देखिए अब यहीं पे देखिए, मीठा मीठा गलत बात। गप, हाँ। कड़वा कड़वा थू। किस बात का कड़वा? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आजादी के आंदोलन को आप नकारना चाह रहे हैं, उसको आप देख, वहां पे आप इतिहास को अभी भी ढोएंगे, कब तक खाएंगे उसका? किस बात का खा रहा है? और यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं, वो 32,000 छोड़ दो। 1250 साल 750 साल की गुलामी के बाद जिस दल ने, अरे कौन इनकार कर रहा है तो भाई फिर उससे? आप उसे डिसोन कर, आप उस कौन दल- डिसोन कर उस रहा है? पार्टी- ये उस पार्टी ये को- सर अच्छा भाव अगर क्यों है? 70 वर्षों में से जी, जी। जो 55 साल लगभग आपने शासन किया, मैंने कांग्रेस ने शासन हाँ, किया, जी, जिस गरीबी बेरोजगारी की आप बात कर जी, रहे जी, हैं, जी। अगर काम हुआ होता ना जी, जी। तो आज मैं वो नौबत आंकड़े दूं नहीं आपको। आती। संयुक्त राष्ट्र संघ का आंकड़ा लीजिए। सर अब आप आंकड़ा मांग रहे हैं, आंकड़ा तो ले लीजिए। आप आंकड़ों कि पर भी सन बात नहीं कर पा रहे हैं, 2006 दिक्कत तो ये है। सर 2006 से ये चर्चा अगर इसी तरह चलती रही दर्शकों, तो आप यकीन मानिए कि 2-3 घंटे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई बोरियत महसूस होने वाली नहीं है। लेकिन हमारी बाध्यता जी, होती जी, है जी, जी। कि हमको समय के अंदर ही चर्चा को समाप्त करना होता है, और समय से हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं, Thank you. थोड़ा आगे ही बढ़ चुके हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मुख्य मुद्दा ये है, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा और सर आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा, दोनों ही लोगों से, कि देखिए हमारा काम क्या होता है। हमारा काम ये होता है कि तथ्यों से परिचित कराने के साथ साथ समाज को वो संदेश देने का प्रयास करें जिससे कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक ताना बाना जी, वो क्षरित भी ना हो और कहीं कोई भ्रमित भी ना हो। ये दोनों तभी हो सकता है जब हम उसके मूल रूप में उसको स्वीकार करेंगे, और जब मूल रूप में स्वीकार करेंगे तो हमें उन तथ्यों को, उन पक्षों को संबोधित करना ही पड़ेगा। ये समय की ज़रूरत सत्य को है, स्वीकारना और समय के साथ देश अब आगे बढ़ने को तैयार है। और ये सब चीज़ें तो अभी बहुत पुरानी हो छोटी-मोटी- गई, बहुत पुरानी हो ये छोटी मोटी शुरुआत है। अभी जिस तरफ देश चल निकला है उसमें तमाम बातें ऐसी होंगी जो अप्रत्याशित होंगी, जो अभूतपूर्व होंगी, जो ऐतिहासिक होंगी। आप दोनों ही महानुभावों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, आप सबको ये कार्यक्रम हमारा कैसा लग रहा है, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाएं, उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। नया लुक की टीम की तरफ से आप सभी के प्रति आभार, धन्यवाद, नमस्कार।